हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? ऑप्शंस हैं बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर साइमन कमीशन की भारत यात्रा। तो ये जो स्वदेशी और बहिष्कार है वो सर्वप्रथम बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के समय अपनाए गए थे। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके बहिष्कार में स्वदेशी और बहिष्कार ये कहा गया। स्वदेशी का मतलब होता है कि स्वदेश की हम अपनी स्वदेश जो हमारे देश में बनी हुई चीजें हम उनका प्रयोग करेंगे और बाहर की चीजों का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी वो रही थी एक कमेटी है जिसका नाम है स्वदेश, क्या है, स्वदेश बांधव बांधव समिति। इसकी सबसे ज्यादा भूमिका रही थी लोगों को इस आंदोलन के प्रति एकत्र करने में। और इसकी जो स्थापना की थी स्वदेश बांधव समिति की, किसने की थी? अश्विनी कुमार ने। पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की? अश्विनी कुमार ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था। और कहाँ पर की थी? वारीसाल में। कहाँ पर की थी? वारीसाल में। वारीसाल है जो वर्तमान में कहाँ है? बांग्लादेश में। तो जो ये बहिष्कार और स्वदेशी है वो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। वहीं हम बात कर लेते हैं कि बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? 1917 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। साइमन कमीशन की भारत यात्रा, तो साइमन कमीशन जो है वो 1927 में भारत आया था। और इसके ही विरोध में जब भारत में संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ, तो उसमें लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज होता है। तो साइमन कमीशन की भारत यात्रा कब थी? 1927 में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, महात्मा गांधी ने चलाया था। और 1922 में इसे चोरा चोरी की घटना के कारण वापस ले लिया गया था। किसको? असहयोग आंदोलन को। होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर की थी। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ। और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में हमने किसका प्रयोग किया था? स्वदेशी और बहिष्कार का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंग भंग विरोधी, क्या है? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 20 जुलाई, 7 अगस्त, 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 या फिर 7 नवंबर 1905। अब देखो, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ, बंग भंग विरोधी आंदोलन का जो प्रारंभ होता है वो होता है 7 अगस्त 1905 को। अब हुआ क्या था? जो बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन होगा, इसकी जो घोषणा है वो कब कर दी गई थी? 20 जुलाई को। 20 जुलाई को लॉर्ड कर्जन ने ये घोषणा कर दी। 20 जुलाई 1905 की को ये घोषणा हो गई थी कि बंगाल का विभाजन होगा। और विभाजन होगा कब? ये विभाजन कब से लागू होगा? 16 अक्टूबर से। कब से लागू होगा? 16 अक्टूबर 1905 से। अब 20 जुलाई को जैसे ही घोषणा हुई कि बंगाल का क्या होगा? विभाजन होगा, तो लोगों के अंदर जो क्या था, रोष पैदा हो गया और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और इसके दौरान ही, इसके विरोध में ही उन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन, या फिर कहेंगे बंग भंग विरोधी आंदोलन। यानी कि बंगाल को जो भंग करना है, यानी कि विभाजन करना है, उसके विरोध में जो आंदोलन चला था वो उसे कहते हैं बंगाल विरोधी आंदोलन या फिर बंग भंग विरोधी आंदोलन, या उसका दूसरा नाम है स्वदेशी आंदोलन। कब चला था? प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को ये प्रारंभ हुआ था। कौन सा? बंग भंग विरोधी आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि 20 जुलाई को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी लॉर्ड कर्जन ने। और
इसे लागू कब होना था? 16 अक्टूबर को। जब ये लागू हुआ 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन, उस दिन पूरे देश में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? जब बंगाल का विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, तो क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस। राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था जब बंगाल का विभाजन हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या? 7 अगस्त 1905। देखो 20 जुलाई 1905 को घोषणा हो गई कि क्या होगा? बंगाल का विभाजन होगा। ठीक है, 16 अक्टूबर को क्या करना था? इसे लागू करना था। इसके विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन हुआ 7 अगस्त 1905 को। आगे देखिए, बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा है, किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। उस टाइम जो वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, और उन्होंने ही बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी और उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मद्रास में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो मद्रास में इसके लीडर कौन थे? तो मद्रास में जो इसके लीडर थे वो थे चिदम्बरम पिल्लई। कौन थे? चिदम्बरम पिल्लई जो थे वो मद्रास में इस आंदोलन के क्या थे? लीडर थे। वहीं बात करें हम बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक कहाँ के लीडर थे? बम्बई और पुणे के। बम्बई और पुणे। और वही लाला लाजपत राय और अजित सिंह पंजाब और उत्तर प्रदेश से उन्होंने इस आंदोलन को क्या किया था? लीड किया था। लाला लाजपत राय ने पंजाब से किया था, अजित सिंह ने कहाँ से किया था? उत्तर प्रदेश से किया था। वहीं एक नाम और आता है सैयद हैदर रजा का। सैयद हैदर रजा, इन्होंने इस आंदोलन का जो लीड किया था, नेतृत्व किया था, वो कहाँ से किया था? दिल्ली से किया था। ठीक है, तो याद रखना मद्रास से इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये किया था चिदम्बरम पिल्लई ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ से किया था? बम्बई और पुणे में किया था। लाला लाजपत राय ने पंजाब में, अजित सिंह ने उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व यानी कि इसको लीड किया था, इस आंदोलन को, स्वदेशी आंदोलन को। आगे क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर किसकी ऊपर बम की तरह गिरा है? ये किसने कहा था? जो बंगाल विभाजन है ये हमारे ऊपर किसकी तरह गिरा है? एक बम की तरह गिरा है। और ये किसने कहा था? ये कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? कि कौन से आंदोलन में जो वंदे मातरम जो कि आज भारत का राष्ट्रीय गीत है वो कौन से आंदोलन में शीर्ष गीत बना था? तो ये बना था इसी आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में ये शीर्ष गीत बना था। शीर्ष गीत का मतलब है ये ही गली गली सड़कों सड़कों पर गाया जाने वाला गीत था। जब स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का वो दिन आया जिस दिन बंगाल विभाजन को लागू किया गया, तो पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। पूरे बंगाल में क्या, पूरे देश में ही क्या मनाया गया था? शोक दिवस मनाया गया था। जनता ने जुलूस निकाला और लोगों ने क्या किया था? गंगा में स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम, कौन सा? गंगा में स्नान करने के बाद वंदे मातरम गीत गाते हुए प्रदर्शन किया और वंदे मातरम ही इस आंदोलन का शीर्ष गीत बना। ये वंदे मातरम लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जब सन्यासी विद्रोह हुआ तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आनंद मठ। आनंद मठ से ही लिया गया है कौन सा? वंदे मातरम। कई बार पूछ लिया जाता है कि किस पुस्तक से लिया गया है वंदे मातरम, तो आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ कितने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम आज भी भारत का राष्ट्रीय गीत है जिसको गाने का समय होता है 65 सेकंड, यानी कि 1 मिनट और 5 सेकंड में इसको गाया जाता है। जबकि भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक, इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और इसे गाने का समय होता है अधिकतम 52 सेकंड। तो पूछ लिया जाता है कि किसका टाइम कितना होता है गाने का, तो याद रखना राष्ट्रीय गान 52 सेकंड में और जो राष्ट्रीय गीत है वो 65 सेकंड में गाया जाता है।
आगे क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो जो हमारी राज्यसभा है, हमारी संसद के 3 सदन होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और 3 अंग होते हैं, सॉरी ये सदन नहीं, 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। जबकि संसद के सदन कितने होते हैं? 2, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन होता है। कैसा सदन है? उच्च। जबकि निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। तो राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्यसभा को जो गठन हुआ था वो हुआ था 1952 में। इसका पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को जो है वो राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। 1954 तक, कब तक? 1954 तक राज्यसभा को राज्य परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राज्य परिषद। उसके बाद इसे क्या कहा जाने लगा? राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा में अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं? तो अधिकतम हो सकते हैं 250, 250 मेंबर। और वर्तमान में कितने हैं? 245 हैं। ये भी याद रखना कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? 245 हैं। जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो राज्यसभा का गठन कब हुआ? 1952 में। पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। आगे देखिए, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एक पूछा जाता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। वहीं हमारे मौलिक कर्तव्य, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो कहाँ से ली गई हैं? रूस से। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई हैं? रूस से ली गई हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि मौलिक अधिकार, वो हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या ली है? वो जो हमारी प्रेम्बल है, संविधान की जो प्रस्तावना है, उसकी जो भाषा है वो हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। आगे है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रपति हैं वो महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? कई बार अनुच्छेद पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत करती हैं। तो अनुच्छेद है 148 से लेकर 151 तक। इसमें दिया गया है कि भारतीय के राष्ट्रपति जो हैं वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेंगे। भाग कौन सा है? 5। ठीक है। और पर्टिकुलर में बताऊं तो 148 अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। आगे देखिए, किसी सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष जो है वो उस का सदस्य नहीं होता? तो ये कौन सा है? राज्यसभा। मैंने भी बताया क्योंकि जो राज्यसभा है उसका जो अध्यक्ष है वो कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उन्हें जो उपराष्ट्रपति है इनका निर्वाचन संसद की दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करते हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। किसी आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा इनका जो है वो चुनाव किया जाता है। तो इसीलिए जो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं और वो ही राज्यसभा के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो जो उस समय उस देश के उपराष्ट्रपति होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वही जो है उप राज्यसभा के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? श्री जगदीप धनखड़ हैं और वही राज्यसभा के क्या हैं? अध्यक्ष हैं।